नमस्कार एंड हैप्पी संडे मॉर्निंग टू ऑल दी ऑडियंस जो हमें देख रही हैं। मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आज रविवार है और आज हम आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके जुड़े हैं। 16 मार्च के दिन भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम नेशनल इम्यूनाइजेशन डे से भी लेबल करते हैं। इस दिन की शुरुआत हुई थी एक ऑब्जेक्टिव के साथ, ताकि लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर इम्पोर्टेंस स्प्रेड की जाए और उन्हें इसकी अहमियत का एहसास हो। 1995 में पोलियो का सबसे पहला ओरल वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया था और वो प्रोग्राम को नाम दिया गया था पल्स पोलियो प्रोग्राम के नाम से। ये वैक्सीन का एक और मोटिव भी है कि लोगों में पोलियो रिलेटेड जो बीमारी है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए और पोलियो को हमारे देश से जड़ से नाश कर दिया जाए। इसी रिलेटेड ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट आज वीएनएम स्टूडियो में मौजूद हैं वो है डॉक्टर समीर शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर सर जो हैं ये कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं और जुड़े हुए हैं समीर हॉस्पिटल और नरहरी हॉस्पिटल जो हमारे वडोदरा में लोकेटेड हैं। सर जो हैं ये एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स गुजरात के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं। ये कंप्यूटर एंड मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स चैप्टर IAP 2019-20 और 21-22 के सेक्रेटरी हैं। एसोसिएशन ऑफ एडोलेसेंट एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। कि जो वैक्सीन है, जो टीका हम बोलते हैं, वो बच्चों में किस तरह काम करता है? मेन वैक्सीनेशन का उद्देश्य ऐसा है कि हम लोग जो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं, जो भी डिसीज़ बच्चों के टाइम में कॉमन रहते हैं उसके सामने जी। अभी उसका उद्देश्य हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यूजुअली दो तरह के वैक्सीन होते हैं, लाइव वैक्सीन एंड किल वैक्सीन, और नाउ रिकम्बिनेंट वैक्सीन, यानी पार्ट ऑफ दैट थिंग इज नाउ न्यूअर वैक्सीन शेड्यूल इज देयर जी। तो अभी उसके अंदर एडवांटेज दिस जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसमें हम जो बैक्टीरिया वायरसेस है उसको हम लोग पूरा मार गिरा के उसके अंदर के तत्वों के जो अपने को बीमारी फैलाते हैं उसको निकाल के उसको रीइंट्रोड्यूस करते हैं कि जिसकी वजह से इसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं जी। और वैक्सीन जो है वो जो एंटीजन का काम करके जैसे ही शरीर के अंदर जाती है तो शरीर खुद उसके सामने लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। करेक्ट। और जो एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन होता है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि जब नेक्स्ट टाइम जो रियल डिसीज़ होता है तो उसके सामने बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और जिसकी वजह से उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है जी। सेम थिंग जो ये बात बताई मैंने किल वैक्सीन के लिए। सेकंड है लाइव एटेन्यूएटेड, यानी जो अधमरे हम जो हिंदी भाषा में देखने जाए, इस तरह से बैक्टीरिया और वैक्सीन और वायरस इसको इस तरह से उसका क्वांटिटी डिक्रीज कर देते हैं कि वो जो डिसीज़ पैदा करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं, लेकिन उसका एंटीजन की तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और वही चीज़ हम रिकम्बिनेंट में उसका ही कोई पार्ट है कि जो रियली अपने को डिसीज़ पहुंचाता है उसके सामने हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्टीमेटली आवर मेन एम टू प्रोडक्शन इनसाइड द बॉडी एंटीबॉडी, जो एंटीजन हम बाहर से डालते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्शन एंटीबॉडी का शरीर के अंदर तैयार रहता है। और तो जब भी कोई भी पूरी ज़िंदगी में कभी भी वो डिसीज़ के बैक्टीरिया या तो कीटाणु या तो वायरस इस बॉडी में एंटर होते हैं तो उसके सामने बॉडी लड़ने लायक होता है और जिसकी वजह से उसका कोई असर शरीर पे नहीं रहता है। सर, बात करें अगर हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ की, तो क्या कुछ आप उनके बारे में कुछ नेम्स बता सकते हैं? एब्सोल्युटली। वैसे तो अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 से 21 रोगों के सामने रक्षण के लिए रसी या तो वैक्सीन अवेलेबल है जी। उसमें से ऑलमोस्ट 9 डिसीज़ के लिए तो पूरे इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन शेड्यूल रखा गया है जी। जिसके अंदर इंक्लूड है BCG यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ओरल पोलियो जो जिसके लिए आपने ऑलरेडी बात किया, डिप्थेरिया, टिटानस, पर्टूसिस, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला जी। ये जो वैक्सीन्स जो प्रिवेंटेबल डिसीज़ है उसके प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी ऑल ओवर नेशन वाइज प्रोग्राम चल रहा है और सिर्फ ये अभी से नहीं चल रहा है। सिंस दी इंडिया जब अपना स्वतंत्र हुआ उस टाइम से पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट हुए, सिंस दैट 1962 से प्रोग्राम स्टार्ट है। और अगर आप हम देखने जाए तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दैट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 से चल रहा है जी। जिसमें करोड़ों बच्चों को
एक साथ में फ्री टीकाकरण या तो रसीकरण करते हैं। और वो दिस इज वन ऑफ द यूनिक प्रोग्राम के जिसके अंदर ऑलमोस्ट मैंने बताया सर 9 डिसीजेस के सामने प्रोटेक्शन के लिए फ्री वैक्सीन मिलता है। अभी कोई राज्यों में इसके सिवाय नए जो वैक्सीन कॉमन डिसीजेस वो राज्यों में है उसके लिए भी वैक्सीन के प्रोटेक्शन चालू हुआ है। जैसे गुजरात में अभी हमारे रोटा वायरस वैक्सीन का चालू हुआ है, न्यूमोकोकल वैक्सीन का चालू हुआ है। वैसे ही पश्चिम बंगाल में जापानीज एनकेफेलाइटिस का वैक्सीन भी फ्री में मिलता है। तो दिस आर दी वैक्सीन दैट इज कवर्ड एज अ नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बट उसके सिवाय भी काफ़ी डिसीज है जिसकी वैक्सीन प्राइवेट में अलग से अवेलेबल है, जिसके अंदर मैंने जो बताया इसके सिवाय के जैसे वैक्सीन इंक्लूड होते हैं जिसमें टाइफाइड का वैक्सीन होता है, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन होता है, हेपेटाइटिस बी एंड इज ऑल्सो अगेन इन नेशनल इम्यूनाइजेशन कवर, बट ए अलग से गिना जाता है। तो है सेम थिंग एच इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी अभी गवर्नमेंट में अवेलेबल हो गया है, लेकिन वो प्राइवेट में भी अवेलेबल रहता है। अदर वैक्सीन डिसीज प्रिवेंशन में देखा जाए तो कोलेरा का वैक्सीन है, डेंगू का वैक्सीन अंडर प्रोसेस है। तो ये सब वैक्सीन का जो लिस्ट है ऑलमोस्ट मैंने बताया सर 21 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है जिसके लिए अपने को वैक्सीन अवेलेबल है। हमारे भारत में अगर हम बात करें तो इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या है और कौन से प्रोग्राम्स इसमें हम फोकस करते हैं? राइट। सो मैडम आपने जो बताया उसके पहले मैं आपने जो आगे जस्ट बताया कि जो पूरा पढ़ने पे हमारा जो शेड्यूल रहता है जी। तो दिस इज अ रियल क्रिटिकल थिंग है, इसके अंदर पूरा शेड्यूल फिक्स होता है और दैट इज जी पूरे इंडिया में अब तो शेड्यूल सेम रहता है। तो आप इंडिया में कहीं भी जाओ तो ये शेड्यूल फिक्स रहेगा और आपको गवर्नमेंट में टोटली फ्री वैक्सीन मिलते हैं। काफ़ी पेरेंट्स हमको बोलते हैं सर कितने साल तक वैक्सीन देने के हैं, दैट इज द कॉमनेस्ट थिंग सर, इतना सारे वैक्सीन का शेड्यूल क्या है जी। तो व्हाट यूजुअली वी आर सेइंग कि अगर बच्चे को अगर कोई डिसीज हो जाता है जी तो उसके सामने आप ऐसा सोचोगे कि सर कितने साल डिसीज होगा, वो फिक्स नहीं है। तो वही चीज़ वैक्सीन में है कि जितने वैक्सीन आप प्रॉपर शेड्यूल से दिलाओगे तो उतने वैक्सीन के प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगा। करेक्ट। अभी आप जो शेड्यूल की जो मैंने बात किया है तो दिस इज अ शेड्यूल इज इंक्लूडेड इन दैट अवर डिफरेंट प्रोग्राम्स इन ऑल ओवर इंडिया। जो वैक्सीन प्रोग्राम चलते हैं उसके लिए तो प्रोग्राम मैंने जैसे बताया 1962 में अपने यहाँ पहली वैक्सीन दी गई दैट इज BCG वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। राइट। इसके बाद में अपने को एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ 1965 में। राइट। एंड आफ्टर दैट थिंग और ज़्यादा वैक्सीन इंक्लूड हुई 1985 में, जो मैंने आपको जस्ट पहले ही थोड़ी देर के पहले बताया कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गोइंग ऑन सिंस 1985 और उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड एवरी स्टेट के वाइज अवेलेबल वैक्सीन के साथ हम करते रहते हैं। और इसके सिवाय इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर माता और बच्चों के इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल कंटिन्यूसली देखा जाता है और उसके बारे में आप अगर आंगनवाड़ी में जाओ, अर्बन हेल्थ सेंटर में जाओ, प्राइमरी हेल्थ केयर में जाओ या तो पीडियाट्रिशियन के पास प्राइवेट में जाओ तो वो आपको कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं। लेकिन अगर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम बात करते तो देयर इज अ मैक्सिमम प्रोग्राम दैट इज मिशन इंद्रधनुष फॉलोड बाय इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष और बाद में ग्रांड स्वराज अभियान और एक्सटेंडेड ग्रांड स्वराज अभियान। ये अलग प्रोग्राम अदर देन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चलता है कि जिसके अंदर माँ और बच्चों दोनों के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में हम गवर्नमेंट बहुत जागरूकता से बात करती है। राइट। ऑलमोस्ट 83% कवरेज इंडिया में चल रहा है वैक्सीनेशन के लिए बिकॉज ऑफ दिस मच ऑफ द कैंपेन। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आपके बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई हैव पर्सनली कम अक्रॉस, क्योंकि जब हम एजुकेशन हम फील्ड में हैं सर, तो जब हम उनसे मांगते हैं पेरेंट्स तो कई बोलते हैं खो गया, कई बोलते हैं कि हम वो तो गाँव का है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसे किस्से अगर जब सर आते हैं जब आपके सामने तो आप कैसे डील करते हैं? इसमें मैडम आपकी बात एकदम सही है। पहले 2 साल तक बच्चों के माँ बाप बहुत जागरूक रहते हैं और जनरली आंगनवाड़ी वगैरह में से भी जाते हैं तो वो लोगों के पास टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड रहता ही है जी। लेकिन 2 साल के बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल थोड़ा रिलैक्स होता जाता है तो माँ बाप भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम इनको बोलते हैं कि जैसे आप बैंक की पासबुक या तो अपना पासपोर्ट साथ में रखते हैं इस तरह से अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल को रखना चाहिए बिकॉज दिस इज दी
यू आर गिविंग ए बच्चे को आप जमा पूंजी जैसे आप डिपॉजिट दे रहे हो, जो बच्चों को कम से कम 20 साल का प्रोटेक्शन देने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो आपने किसके बारे में प्रोटेक्शन दिया है? अगर जो उस बच्चे को रिकॉर्ड होगा ही नहीं तो वो रिकॉर्ड मिसप्लेस होगा, तो आपके बैंक में से पैसे गए हैं ऐसा पैसा चला जाएगा। बिल्कुल सही बात। सेकंड थिंग इम्पोर्टेंट थिंग है कि नाउ जैसे आपने बताया कि स्कूल के अंदर भी अभी वैक्सीनेशन का कवरेज का रिकॉर्ड कंपलसरी हो गया है। हाँ जी। अगर जो आप आगे चल के अब्रॉड जाने हैं तो उसके लिए भी पासपोर्ट के बाद में जब भी आप वीज़ा लेने जाते हैं तो उस टाइम पे भी ये रिकॉर्ड बहुत ऑथेंटिकेट तरीके से ज़रूरत पड़ता है जी। और जब भी 20 साल के बाद कोई मेरा पुराना पेशेंट आता है कि सर हमारे को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड दो, तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस। नो डाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से अपने पास हमारे पास थोड़े बहुत रिकॉर्ड अब होते हैं, लेकिन हर बार सब बच्चे का सबके पास है वो रिकॉर्ड मिलना डिफ़िकल्ट रहता है। तो आई विल डेफिनेटली एडवाइज ईच एंड एवरी कीप वंस रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कंप्लीट हो तो लेमिनेट करा के उसको प्रॉपरली रखिए। बिल्कुल। और कोविड को जब हम सर ध्यान में रखते हैं तो अब तो ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को फॉरेन जाना है तो ये सारे वैक्सीनेशंस दिखाने एज अ प्रूफ बहुत ही ज़रूरी बन जाते हैं। जैसे आप अपनी फ़ोटो फ्रेम फैमिली पिक्चर लैमिनेट करते हैं, वैसे वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को भी लैमिनेट करिए ताकि वो एज अ मेमोरी आपके साथ रहे। पल्स पोलियो प्रोग्राम, तो इसका मतलब क्या है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था सर? पोलियो के 2 वैक्सीन अभी आ गए, ओरल पोलियो है और इंजेक्टेबल पोलियो। इंजेक्टेबल पोलियो इज इनएक्टिवेटेड, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन दिस आर इज शेड्यूल्ड अप टू डेट। बाद में 9 मंथ्स पे वैक्सीन आता है, वो उसमें MMR का वैक्सीन आता है और ओरल पोलियो का वैक्सीन 1.5 साल पे इसका ही बूस्टर डोज लगता है। तो दिस इज दी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो 1.5 साल तक में जनरली ये रहता है जी। सेम उसके बाद 4.5 से 5 साल पे पोलियो का है। तो ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आप देखोगे तो हर एक टाइम पे पोलियो का ओरल वैक्सीन तो आता ही है जी। तो भी फिर भी हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के सिवाय ये पल्स पोलियो क्यों चालू किया जी? तो उसका मेन उद्देश्य था कि अगर इवन दो दिस टाइप ऑफ दी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और इतनी बार ओरल पोलियो पिलाने के बाद भी काफ़ी एरिया में ऐसे बच्चे पाए गए कि जिसको ओरल पोलियो नहीं दिया गया और नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से पोलियो का जो हम प्लानिंग करते हैं कि 2020 में उसको इरेडिकेट 2000 के अंदर 2000 के अंदर उसको इरेडिकेशन का टारगेट था जी। एंड दैट्स व्हाई द पोलियो प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1995 एज ए इंटेंसिव पल्स पोलियो। राइट। पल्स मीन्स एक साथ में पूरे देश में एक ही दिन बच्चों को पोलियो के 2 टीपे पिलाए जाएंगे और जिसकी वजह से उसका अगर जो कवरेज रेट मोर देन 80% होता है तो उसकी वजह से उसका हर्ड इम्यूनिटी मीन्स उसकी असर की वजह से जो बच्चे बाकी रह गए हैं उसको वो पोलियो के असर अपने आप होना चालू होगा और जिसकी वजह से उनको भी पोलियो से प्रिवेंशन होगा। पहले हर साल में 4 बार होता था, देन इट बिकम वंस पोलियो कम होता गया, नाउ इट विल रिड्यूस एज अ ओकेजनली एंड देन इट इज़ अ क्लस्टर बेस्ड पोलियो के जहाँ पे पाए जाते हैं वहीं पे जाने का। बट लकीली सिंस 2014 इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ पोलियो फ्री एंड 2018 में ऑफिशियली WHO ने अनाउंस किया है कि भी नाउ देयर इज़ नो पोलियो इन इंडिया। बट दिस इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ पल्स पोलियो कि एक साथ में पोलियो डजेंट मैटर आपने नेशनल इम्यूनाइजेशन में पोलियो दिया है कि नहीं दिया है, पोलियो के टीपे पिलाने के चालू किए थे और जिसकी वजह से हम पोलियो को नाबूद कर सकते हैं। राइट। अभी बेसिक प्रॉब्लम है कि इंडिया में तो नाबूद हो गया है, लेकिन इंडिया के आजू बाजू के जो पड़ोसी देश है जैसे ही पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, उसमें अभी भी पूरी तरह से पोलियो नाबूद नहीं हुआ है और उसकी वजह से ही हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन में अभी भी पोलियो का टीका चालू रह रहा है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा क्वेश्चन होता है कि अभी पोलियो चला गया तो पोलियो के 2 टीके क्यों लगाने के, क्योंकि अब ओरल पोलियो भी हो गया, साथ में अब हम इंजेक्टेबल पोलियो भी देते हैं, तो दोनों अभी क्यों दे रहे हैं? तो ओरल पोलियो हमको मास इम्यूनाइजेशन के लिए देते थे एंड इंजेक्टेबल पोलियो इज़ फॉर द पर्सन्स ओन इम्यूनिटी बूस्टअप, बिकॉज ओरल पोलियो में से हमने पोलियो का टाइप 2 निकाल दिया गया है। अच्छा। तो जब भी अब पोलियो का ड्रॉप्स पिलाते हैं तो उसमें टाइप 2 पोलियो नहीं होता है, तो उसका प्रोटेक्शन हमको इंजेक्टेबल पोलियो से मिलता है। और कौन से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स रहते हैं हमारे, अगर भारत की बात करें या वर्ल्ड वाइड बात करें तो इसके अलावा? एक शेड्यूल जो अपना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल रहता है जो मास कैंपेन के लिए चलता है कि जिसके अंदर टोटली फ्री वैक्सीन मिलते हैं, लेकिन वो सब वैक्सीन अवेलेबिलिटी उसके अंदर नहीं है बिकॉज इट्स अ मास कैंपेन। तो जो
अपनी इकोनॉमी को और अपने बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी स्टेटस है कि ऑल ओवर इंडिया में तकलीफ़ वाले हैं वो सब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन उसमें चलता है। एज अ पीडियाट्रिशियन यूजुअली हम लोग फॉलो करते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का शेड्यूल कि जिसके अंदर अदर देन नेशनल इम्यूनाइजेशन वी आर कवरिंग दी अदर डिसीजेज जो मैंने आपको पहले बताया। इस तरह के वैक्सीन के प्रिवेंटेबल डिसीजेज वही शेड्यूल के साथ साथ में चलते हुए हम लोग देते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को आगे चल के वो वैक्सीन के सामने प्रिवेंटेबल डिसीज़ रहे। तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का जो शेड्यूल है एट प्रेजेंटली फॉर बच्चों के लिए हम वो फॉलो करते हैं। बट जैसे आपने बताया कि दिस इज द इंडियन शेड्यूल, सेम थिंग एज पर दी कैटेगरी ऑफ द वैक्सीन डिसीजेज जो बाकी की दुनिया भर में रहते हैं, इस तरह से उनके कैटेगरी के हिसाब से उनका शेड्यूल चलता है और वो शेड्यूल के हिसाब से उनका इम्यूनाइजेशन चलता है। बट इन इंडिया एट प्रेजेंटली वी हैविंग ए नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक का शेड्यूल के जिसके अंदर ऑल दी वैक्सीन अदर देन नेशनल इम्यूनाइजेशन कवर करता है, कवर कर लेता है। अगर एक बार टीका देते हैं बच्चों को तो क्या दूसरा टीका दे सकते हैं उस समय या नहीं दे सकते हैं? एक साथ में अगर शेड्यूल में 6 टीके आते हैं तो 6 टीके भी हम साथ में देते हैं जो इंक्लूड होते हैं। डीपीटी का टीका होता है, निमोनिया का टीका होता है, उसके बाद में अपना पोलियो का टीका आता है जी। वो सब रोटा वायरस का तो हम एक साथ में दे सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ हमको ध्यान रखना है टीकाकरण में कि जब भी हम कोई भी टीका देते हैं तो या तो एक साथ में देना चाहिए या तो मिनिमम 1 मंथ का गैप रहना चाहिए कि जिसकी वजह से बॉडी को खुद की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में टाइम मिले। अभी एज सच लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से जो भी लाइव वैक्सीन है उसके लिए मैंने बताया ऐसे कम से कम 1 मंथ का गैप रखना चाहिए और जो किल वैक्सीन है उसके लिए एटलीस्ट कम से कम 7 to 14 डेज का वैक्सीन गैप हम एडवाइस करते हैं। बट आइडियली जो शेड्यूल हम फॉलो करते हैं उसमें 1 मंथ गैप अगर जो हम रखते हैं तो बॉडी को पूरा टाइम मिलता है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे और बच्चों को प्रोटेक्शन देना चालू करे। तो ये बात हो गई कि एक साथ में हम टीके दे सकते हैं कि नहीं देते। डेफिनेटली हाँ, साइट थोड़ा सा अलग, यानी कौन कौन से साइट पे दे सकते हैं वो अलग अलग रहती है। बच्चों में हम कॉमनली थाइस के ऊपर यानी जांघ के भाग के ऊपर हम एडवाइस करते हैं या तो डेल्टॉइड रीजन में एडवाइस करते हैं। अभी पहले के ज़माने में जो गुड्डे पे हिप्स के ऊपर जो हम देते थे वो अभी हम लोग यूजुअली एडवाइस नहीं करते हैं बिकॉज बच्चों के अंदर उसके वो पार्ट के अंदर बहुत कम मसल मास होता है और उसकी वजह से उसके नर्व्स को इंजरी के चांसेस रहते हैं। प्रिकॉशंस यूजुअली हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं और वैक्सीन की जगह का प्रिकॉशंस में हम देखते हैं कि कभी कभी हम ऐसे देखा जाता है कि बच्चों के कोई बोलते हैं कि हमारे घर में आके वैक्सीन दे जाते हैं तो हम लोग दिलवा देते हैं। बट वी आर एज अ पीडियाट्रिशियन advising them that definitely it should be avoided because no doubt the vaccine associated adverse effect 1000 में एक यानी 1000 में एक होती है, लेकिन उसके टाइम में हमारे पास उसके इक्विपमेंट साथ में होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोविड की अभी जो सेंटर्स में जाओगे तो वहाँ पे सब एडवर्स रिएक्टर प्रिवेंशन के लिए का सब प्रिकॉशन लेके वो लोग वैक्सीन करते हैं। सेम चीज़ बच्चों के वैक्सीनेशन में हम एडवाइस करते हैं। तो एक तो बच्चों को कभी भी घर के प्रीमाइसिस में जो आप वैक्सीनेशन वगैरह दिलाते हैं तो वो अवॉइड होना चाहिए एक्सेप्ट ओरल पोलियो वो हम दे सकते हैं। 1 थिंग। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो भी वैक्सीन देते हैं उसका खुद का किस तरह का क्वालिफिकेशन है वो देख के उसके हिसाब से वैक्सीन दिलाना चाहिए। कोई भी आके कैंप में बोले कि आपको हम लोग ये वैक्सीन इतने कम पैसे में देते हैं दिला दो, कभी भी वो नहीं करना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारा कंजस्टेड और बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए। साथ में फुल एसेप्टिक प्रिकॉशन यानी बच्चे के जो भाग को साफ करते सफाई करते वो प्रॉपरली होके उसके बाद टीकाकरण होना चाहिए। टीका कराते टाइम वो देखना होता है कि जो वैक्सीन का स्टोरेज जनरली 2 से 8 डिग्री के बीच में रहता है तो खुली हुई वैक्सीन से तुरंत भी टीका करवा दिया ऐसा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है जब दिलाओ तब। वैक्सीन की सिरिंज अब डिस्पोजेबल ही यूज़ होती है, रीयूज सिरिंज वी आर नॉट एट ऑल अलाउइंग फॉर वैक्सीनेशन नाउ। तो वो वापस यूज़ की गई सिरिंज कभी भी यूज़ करनी नहीं चाहिए। वैक्सीन के जगह पे मैंने बताया वैक्सीन प्रिवेंशन अगर एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसकी मेडिसिन है कि नहीं वो देखना है, ऑक्सीजन है कि नहीं वो देखना है कि अगर आपके बच्चे को कोई रिएक्शन होता है तो अपने को तुरंत उसका इलाज हो। और इसीलिए ऑलवेज आफ्टर वैक्सीनेशन हम एडवाइस करते हैं कि आधे घंटे वैक्सीनेशन सेंटर में आप गुजारें कि जिसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम उसके अंदर होता है तो हम तुरंत उसको पकड़ के उसका इलाज कर सकें।
आजकल एक शब्द बहुत सुनने आता है कि भाई नो फीवर वैक्सीन है ये, तो ये नो फीवर वैक्सीन क्या है? और बहुत क्रेज़ है आजकल पेरेंट्स का कि भाई हमें फीवरलेस वैक्सीन दिलवाना है अपने बच्चों को ताकि घर जाके दिक्कत ना हो। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, और देनी चाहिए कि नहीं सर? फीवरलेस से ज़्यादा लोग पेनलेस वैक्सीन ज़्यादा बोलते हैं बहुत ज़्यादा। फीवर का तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन पेनलेस वैक्सीन का बहुत क्रेज़ चलता है जी। तो हम लोग यूजुअली उनको समझाते हैं इट्स अ पेनलेस, यानी नो पेन ऐसा नहीं है, पेन लेस वैक्सीन यानी लेस पेनफुल वैक्सीन आती है। राइट। और ऑल दी वैक्सीन अभी क्या है कि वो आफ्टर दी ऑल दी क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफिशियली अनाउंस होने के बाद ही चलती है जी। तो एज पर दी योर पॉकेट कंपेनियन आप कोई भी वैक्सीन एज अ एडवाइज बाय द पीडियाट्रिशियन प्रॉपर 1-to-1 बात करके आप डेफिनेटली ले सकते हैं जी। एक चीज़ आपको लेकिन बताना चाहूँगा कि पेनलेस वैक्सीन दिया यानी आपको ने ज़्यादा पैसा खर्चा किया यानी इम्यूनिटी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। नहीं है। पेन रूटीन वैक्सीन दिलाओ या तो ये पेनलेस वैक्सीन दिलाओ, इम्यूनिटी विल बी रिमेन सेम। उसका प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी सेम ही रहता है, उसका कोई साइड इफेक्ट कम रहती है बट इफेक्ट विल बी रिमेनिंग सेम। सो अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे बच्चे को हम इतना महंगा नहीं दे सकते और अगर हम आप रूटीन वैक्सीन गवर्नमेंट में भी दिलाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम थिंग आप अगर जो पेनलेस वैक्सीन दिलाते हैं तो उसमें भी अपने को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप दिला सकते हो। हमारा एम एक ही रहता है कि टाइमली प्रॉपरली कुछ भी गलत फहमी में आए बगैर प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन दिलाओ, दैट इज़ द आइडियल एम। छोटी छोटी बीमारियों को जान में लेके कि थोड़ा बुखार है इसके लिए हम नहीं वैक्सीन कराने गए, थोड़ा सा खांसी आई या तो सर्दी हुआ है तो नहीं वैक्सीन कराने गए, तो दैट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ गिविंग वैक्सीन। सिंपल सर्दी, सिंपल हल्का बुखार में भी वैक्सीन हम दे सकते हैं अगर जो आपका वैक्सीन शेड्यूल उस टाइम में आता है तो। राइट। कोविड के समय जो भी बच्चों के वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स थे वो डिले हो गए क्योंकि पेरेंट्स सेफ नहीं समझ रहे थे कि वो हॉस्पिटल जाएं और वो बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। तो उस समय जो भी बच्चों ने वैक्सीनेशंस मिस कर दिए हैं तो अब उसका पैचअप कैसे किया जाए सर? अगर फिर भी ये तो चलिए कोविड था इसलिए हम समझते हैं, पर इन केस अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई पेरेंट ट्रैवल कर रहा है और उस टाइम पे बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं दे सकते हैं तो फिर विद इन कितना टाइम में हमें वो चीज़ क्लियर करनी चाहिए इमिडिएटली? नहीं दिलाने से अच्छा है आप डिले करके भी दिलाओ। जी। तो वैक्सीन का शेड्यूल है, दिस इज़ अ मिनिमम ड्यूरेशन के आप इतने टाइम में उसको वैक्सीन दिलाना चाहिए जी। अगर उसके बाद में आपका डिले होता है तो आपको नहीं दिलाना ऐसा नहीं है, लेकिन वो आप उसके साथ में लेट दिला सकते हैं लेकिन आपका प्रोटेक्शन लेट चालू होगा। राइट। तो आपका वो वैक्सीन मिस हो गया, इट्स टोटली मिस नॉर्मल। करेक्ट। आपका वैक्सीन का टाइम डिले हुआ है, मिस नहीं हुआ है, तो आपको जैसे ही नज़दीक आपके टाइम में हो सके उतना जल्दी अगर वैक्सीन दिला सको तो उसका प्रोटेक्शन आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरा चीज़ माना गया है कि हम लोगों ने जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट कम से कम 4 वीक्स यानी 1 मंथ का गैप रखना ज़रूरी है। उसके बाद में आप अगर लेट दिलाते हैं तो आपका जो ऑलरेडी पहला वैक्सीन लगा है उसका एक्शन तो स्टार्ट हो ही चुका है, उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम वैक्सीन देते हैं। तो उसका अगर सेकंड डोज थोड़ा डिले होता है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। पहला डोज हो सके उतना टाइमली लगाओ तो उतना आपको प्रोटेक्शन जल्दी मिलना चालू होगा। राइट। ये हुआ अपना ट्रैवलिंग और लेट के लिए। तो सेम थिंग एज सच वी आर कंसिडरिंग इन द कोविड एरा। एक्चुअली देखा जाए तो कोविड आपके लिए भी नया था, ऐसे ही डॉक्टरों के लिए भी नया था जी। तो वी आर ऑल्सो इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट था कि एक कोविड के टाइम में हम वैक्सीन देंगे या नहीं देंगे। तो दैट वाज स्टार्टिंग इन दी लास्ट मार्च यानी बिफोर 1 ईयर वी ऑल्सो हैविंग ए सेम डायलेमा जो आप लोगों को डायलेमा था उसके हिसाब से जी। लेकिन आफ्टर दिस 1 ईयर सो मच ऑफ द एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस कोविड हम लोगों ने भी उसका पूरा जांच पड़ताल करने के बाद देखा गया है कि यू कैन गिव वैक्सीन एज पर योर रेगुलर शेड्यूल। डिले हुआ है तो जहाँ से डिले हुआ है वहाँ से आप एज सच रेगुलर शेड्यूल पीडियाट्रिशियन के साथ 1-to-1 कांटेक्ट करके एक साथ 1 या 2 वैक्सीन साथ में भी करके आप उसका वैक्सीन शेड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं। कोविड इज़ नॉट एट ऑल अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नॉट गिविंग वैक्सीन।
एक्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन ज़्यादा तरीके से है, बच्चा काफ़ी बीमार है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी आर अवॉइडिंग दी वैक्सीनेशन। जैसे ही अगर जो कोविड बच्चे को हो गया है या तो दूसरी बीमारी हो गया है, तो आफ्टर 14 days ऑफ दैट नॉर्मलाइजेशन ऑफ दैट थिंग वी कैन गिव वैक्सीन एनी टाइम। Right. So we can start our vaccine at any moment, even with COVID or without COVID. माँ को कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे को तो वैक्सीन देना ही देना है। इफ़ चाइल्ड इज टोटली नॉर्मल, उसका रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल है, तो यू कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। यानी स्किप कर दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको डिले हो गया है तो भी इशू नहीं है, पर करवा लीजिए, छोड़िए मत उसे। वो वैक्सीनेशन जो भी रह गए हैं उन्हें वापस करवा लीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन को कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द जितने भी वैक्सीन बच्चों के बाकी हैं प्लीज़ उन्हें दिलवाइए, ताकि वो इम्यूनिटी जो है उनकी बननी शुरू हो और वो और स्ट्रॉन्ग फील करें। सर, कोविड के समय आपके पास कितने ऐसे पेशेंट आए जो बच्चों में कोविड देखा गया? एक्सेप्ट मैडम बच्चों में कोविड इज कंसिडर्ड साइलेंट कोविड, वी कैन से जी। हाँ, कोविड बच्चों को जनरली जो लगा है फैमिली के माध्यम से ही लगा है, कि पहले जनरली एडल्ट लोगों का एक्सपोजर काफ़ी हुआ, बिकॉज जनरली जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ सब लोगों ने पहला काम क्या किया कि बच्चों को घर में रखना स्टार्ट किया। तो चिल्ड्रंस वे टोटली नॉन एक्सपोज एट दैट टाइम। तो जनरली स्टार्टिंग में कोविड कम थे बच्चों में, काफ़ी कम थे, लेकिन उसके बाद बिकॉज ऑफ द फैमिली ट्रांसफ़र बच्चों में कोविड हुआ है, लेकिन उसकी जो मात्रा है तो उसका जो डिसीज़ का रेट है वो डेफिनेटली बच्चों में कम है, लेकिन बच्चों में अभी उसके साथ इंटेंसिटी, जिसको हम बोले MIS करके जो करते इंटेंसिव कोविड भी देखा गया है। यानी डेफिनेटली कम है, लेकिन है। बच्चे जो हैं अब धीरे धीरे बाहर खेलने भी जाने लगे हैं सर, पब्लिक प्लेसेस भी विजिट करते हैं, शादी का माहौल है तो आजकल पेरेंट्स वेडिंग्स भी अटेंड करते हैं, तो आई थिंक ये सब चीज़ों में प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग। कोविड का प्रिवेंशन हम बोल रहे हैं, SMS प्रिवेंशन बोलते हैं। S मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क एंड लास्ट S फॉर सैनिटाइजेशन, और आप या तो प्रॉपर हैंड वॉश तो SMS प्रिवेंशन इज मस्ट फॉर द कोविड प्रिवेंशन। अगर उसको आपने मिस कर दिया और वैक्सीनेशन के पीछे भागते हैं तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट थिंग। तो SMS इज मस्ट फॉर द कोविड प्रिवेंशन। राइट, सो बहुत अच्छा एक्रोनिम बना दिया है सर ने, SMS। सो ये सबको याद रहेगा। अब धीरे धीरे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं ग्रेड वाइज, और 6th स्टैंडर्ड तक के बच्चे अब स्कूल धीरे धीरे जाने लगे हैं, तो कोविड की वैक्सीन हमारे बच्चों के इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड में कब ऐड होने के चांसेस आपको लग रहे हैं? मैडम वेरी फ्रेंकली मैं बोलूँगा तो मेरे को भी अभी पता नहीं है, बिकॉज इट्स अ phase 4 ट्रायल वी कैन से। तो एट प्रेजेंटली अप टू दी 15 years एंड अबो का ट्रायल हो चुका है, एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी रिक्वायरमेंट सरकार ने और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अबो 15 years के बच्चों पे, अदर देन और इन इंडिया अबो 18 years में हम लोगों ने रिकमेंडेशन चालू किया है रिगार्डिंग दी कोविड वैक्सीनेशन। But with the other clinical trial is still required till we can add into our routine immunization of the children. But it will definitely take more than 2 years or something till that we can get the proper adequate trial. Because कोई भी वैक्सीन के ट्रायल में ह्यूमन ट्रायल हम लोग यूजुअली 3 to 5 years का गिनते हैं, और तब तक तो अगर जो हो तो ही मास इम्यूनाइजेशन में एड ऑन होता है। राइट। तो वी आर नॉट नोइंग कि व्हेन इट विल कम, कब आएगा ये। तो सर जब तक नहीं आता है तब तक SMS इज द ओनली। एब्सोल्युटली, मैं वही पूछने वाली थी आपको कि अगर वैक्सीनेशन ऐड नहीं भी होता है तो क्या चीज़ें पेरेंट को दिमाग में रखनी चाहिए, क्योंकि स्कूल्स हमें भी नहीं पता है कि कब खुलने वाली है छोटे बच्चों के लिए, तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? 3 चीज़ें तो आपने बताई, SMS के भाई उन्हें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, और सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग एल्स सर यू वांट टू ऐड इन दिस लिस्ट? वन सेकंड थिंग कि डोंट मिस दी वैक्सीनेशन, उसके लिए हम जो बात करना चाहते हैं। जी। थर्ड थिंग है कि बच्चों की सेहत का प्रॉपर ध्यान रखने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत है। जैसे हमका वैक्सीन डिसीज़ नहीं लगे उसका हम करते हैं। सेकंड थिंग, उनका सेहत के लिए उनके खुराक के ऊपर प्रॉपरली ध्यान रखिए कि जिसकी वजह से उनका न्यूट्रिशन पार्ट डिस्टर्ब नहीं हो और दूसरे डिसीजेज होने के चांसेस कम हो। राइट। सेम थिंग है कि अभी बिकॉज ऑफ दी वो बाहर नहीं जा सकते, इसके लिए सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो अवॉइड करिए, और हो सके उतना बच्चों को जब भी टाइम मिले घर के अंदर या तो नज़दीक में प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कराइए।
because this is a time we have to boost our immunity from all different. Right. Vaccination is only a part of that thing. Right. But other precautions are main part. Other added we have to add at the time of the vaccination. राइट सो थैंक यू सो मच सर वंडरफुल मैसेज देने के लिए हमारे ऑडियंस के लिए. एंड नेशनल वैक्सीनेशन डे है कल पेरेंट्स, सो इसी मकसद से हम आज आपके साथ जुड़े थे. और डॉक्टर समीर शाह जो हैं इन्होंने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो हैंडफुल टिप्स हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए. सो VNM TV किड्स के माध्यम से हम आपके साथ सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ SMS को एडप्ट कीजिए, यानी कि सैनिटाइज करिए हैंड्स अपने, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए. कोविड अभी गया नहीं है, घर पर रहिए, अगर ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए और बच्चों को भी सेफ रखिए. VNM TV किड्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए. अगर आपको हमारे जितने भी टॉक्स हम आज तक हर हफ्ते आपके साथ लेकर आए हैं, अगर आपको पसंद आते हैं इन्हें शेयर कीजिए. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.